नमस्कार साथियों, 1 मिलियन परिवार वाले गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप क्लास देख रहे हो तब तक तो 1,000 के करीब जो है अपने सदस्य बाकी है, लेकिन ये पक्का कह सकता हूं कि इसकी अगली जो क्लास आप देखेंगे तब तक अपन 1 मिलियन के परिवार सदस्य का हिस्सा बन चुके होंगे। यानी कि अपना ये जो सफर है ये अब 1 मिलियन तक जो है पहुंच गया है और आप सभी की बदौलत, ये आप सभी के प्रेम की बदौलत है। ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड योर लव। आप सभी के कारण ही ये संभव हो पाया है। मैंने तो देखो प्रयास किए हैं और मैं आगे भी करता रहूंगा, लेकिन प्रेम आप लोगों ने दिखाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक 1 मिलियन नहीं हुए तो आप लोगों का काम है आपकी जो बचे हुए 1,000 है उसको यूं चुटकियों में पूरे करें, क्योंकि जैसे ही 1 मिलियन होते हैं कल आप लोगों के लिए बहुत सारे ढेर सारे उपहार और बहुत सारी सौगात जो है मिलने वाली है। आप लोगों के लिए पढ़ना और आसान होने वाला है। क्या है, कैसे है, कितना आप लोगों के लिए बेनिफिट कर सकते हैं हम वो देखते हैं कल। ऑलरेडी इतनी सारी फ्री क्लासेस चल रही है, सारी सब कुछ चीजें हैं। ऑलरेडी ये भी बता चुका हूं कि ग्रेड 3 का भी निःशुल्क बैच चलाया जाएगा, सभी है। लेकिन आप लोगों की एक और डिमांड पूरी होने वाली है, ये मान के चले। तो फटाफट से जो है 1 मिलियन पहुंचाए इसे, और कल मिलते हैं अपन। मैं एक वीडियो के माध्यम से कल आपको बता दूंगा कि 1 मिलियन की सौगात आपको क्या मिलने वाली है। ठीक है, अब आप लोगों के पाले में ये गेंद है। अब देखिए, ये कक्षा 8 की किताब है जो आप लोगों को कवर यहां भी पीछे दिख रहा है, इसको आज शुरू कर रहे हैं। दो सबसे बड़े चैलेंज अपने, कक्षा 9 की किताब, कक्षा 10 की किताब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली अपन ने, और इतने ढंग से पढ़े कि भाई साहब मजाल है कि आरबीएससी से प्रश्न बन रहा है और अपने इनसे बाहर चला जाए। और इनसे बाहर तो मान लीजिए जाएगा ही नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है, किताबें पढ़नी इतनी जो है याद नहीं हो पाती, और यहां से आप लोगों को चीजें याद हुई है। ठीक है, तो बस प्रयास यही था कि आप लोगों को चीजें जीके याद हो जाए, जीके आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया है। अब कक्षा 8 को, अब देखो इतना समय नहीं लगने वाला है जितना समय 9th और 10th को पढ़ने में लगा है अपने को, उसका आधा समय भी नहीं लगेगा और 6ठी 7वीं 8वीं की किताब पूरी कर लेंगे। यहाँ आधे आधे घंटे के अंदर एक एक इसका चैप्टर पूरा होता जाएगा, क्योंकि इसमें अब इतने बड़े चैप्टर नहीं है। अब जैसे जैसे लोअर क्लास की तरफ जाएंगे वैसे वैसे चैप्टर छोटे हैं, चीजें आसान है, समझने में आसान है, और प्रश्न ज्यादा जो बनते हैं वो 9th और 10th की किताब से बनते हैं। ठीक है, जो अपन ने पढ़ लिया है। आरबीएससी से बनने वाले 80% सवाल 9th और 10th की किताब से बनते हैं, वो अपन ने पढ़ लिए। अब 20% को अपन कवर कर रहे हैं, एक तकरीबन जो है 20-25 क्लासेस के अंदर ये भी अपन कर लेंगे, 6ठी 7वीं 8वीं की तीनों किताबें। ठीक है, तो आज 8वीं की किताब को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चित्रों वाली क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और देखिए 8वीं की किताब के अंदर पहला चैप्टर भी क्या है जो अपन 10वीं की किताब के अंदर पढ़ चुके हैं। 10वीं की किताब के अंदर पहला चैप्टर जो अपन ने राजस्थान का इतिहास पढ़ा था, उसके अंत में जो दे रखा था कि भाई उत्तराधिकारी संघर्ष कैसे हुए हैं, वहां पे डिटेल दे रखी थी। यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन हो रहा है, यानी कि 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि कैसे बनी है वो चीज दे रखी है पहले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे वापस एक तरीके से आप लोगों के क्या हो रहा है, दमदार रिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के एक तरीके से रिवीजन है। फिर कल आगे की क्लास में इसमें 1857 की क्रांति अपन पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो चीजें इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, मैं एक बार आपको विषय सूची इसकी पढ़ के बता देता हूं कि इसके अंदर आप लोगों के क्या क्या है। 4 नए चैप्टर भी जुड़े हैं इसके अंदर, नई वाली किताब ही पढ़ रहे हैं, चिंता मत करो। देखो भाई साहब, विद्या संबल के बारे में सारी जानकारी दे रखी है, बिम देख लियो थे। ठीक है, देखो 18वीं सदी का राजस्थान ये आ गया। दूसरा चैप्टर है आपके 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। फिर है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। फिर है उद्योग, यानी कि भूगोल वाले चैप्टर अब इसमें आने वाले हैं। फिर परिवहन और पर्यटन। फिर है विकास योजनाएं, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। फिर है ग्रामीण और शहरी प्रशासन, यानी थोड़ा सा पॉलिटी वाला हिस्सा है। फिर राजस्थान कला एवं संस्कृति है। फिर भक्ति और शौर्य धरा राजस्थान ये है। राजस्थान की स्मरणीय महिलाएं हैं, महिला व्यक्तित्व से संबंधित। बाल अधिकार एवं प्रमुख संरक्षण अधिनियम और भारत में चुनाव प्रक्रिया। 13 चैप्टर है, 13 क्लास मान के चले आप। ठीक है, टोटल 13 चैप्टर है और 13 क्लास के अंदर ये कंप्लीट है। तो ये इस तरीके से ही अपन जो है इसको पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, एक चैप्टर एक क्लास में हो जाएगा इसका पूरा। फिर 7वीं की किताब, फिर 6ठी की किताब, यानी कि कुल मिला के आपके 25 एक क्लासें होगी और अपने जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। अब मान लीजिए कोई छोटे चैप्टर है तो हो सकता है एक क्लास में 2 चैप्टर भी अपन कंप्लीट कर ले, है ना। कंटिन्यू रहना, नियमित रहोगे तो फायदा मिलेगा भैया। ठीक है, राजस्थान में मराठा शक्ति का प्रवेश और विस्तार। अब क्यों हुआ था मराठा शक्ति का प्रवेश? परेशान हो गए अपन, है ना। परेशान किससे हुए? मुगलों से परेशान हो गए तो मराठे आए, मराठों से परेशान हो गए तो अंग्रेज आए, और अंग्रेज आए तो 1857 की क्रांति हुई। अब मराठाओं का प्रवेश है। देखिए
मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था। जब औरंगजेब की शक्ति कमजोर पड़ने लगी तो शिवाजी ने जो है मराठा शक्ति को मजबूत कर लिया था। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठों ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा और गुजरात पर आक्रमण करने लगे। और मराठों का मालवा और गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि मालवा और गुजरात दोनों राजस्थान से सीमा लगाते थे। एक तरफ मालवा, एक तरफ गुजरात। मालवा यानी मध्य प्रदेश और गुजरात तो है ही, तो ये दोनों पर सीमा लगाते थे। तो अपने को पता है कि अपने पड़ोसी राज्य पे हमला हुआ है तो अगला नंबर अपना ही है। राजस्थान के लिए चिंता का विषय था। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश ये पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 1711 के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश जो होता है वो मेवाड़ में होता है। उस समय बूंदी भी मेवाड़ का ही हिस्सा था, ये भी ध्यान रखें आप। देखो पेशवा बाजीराव का लक्ष्य क्या था 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया, यानी कि पूरा उत्तर से लगा के और दक्षिण तक पूरा ही जो है एक छत्र कर देना। इसके बाद मराठी तेजी से उत्तरी भारत की ओर अग्रसर होने लगे, अटक से कटक तक, यानी कि पूरा ही यहाँ तक देखो तो उत्तर से दक्षिण कह सकते हो या पश्चिम से पूर्व कह सकते हो आप, कि ये पूरा जो है एक छत्र करने का इनका विचार था। लीजिए स्क्रीनशॉट, चित्र देखता रहे जो मैं था कई बार केवड़ो है, चित्र ऊंची जाए याद हो जाए, आसान हो जाए। कोटा और बूंदी पर आक्रमण होता है 1726 के अंदर। कब होता है? 1726। मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किया। फिर खिराज देना स्वीकार किया इन्होंने 1728 में। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को खिराज देना स्वीकार कर लिया। बूंदी पे आक्रमण होता है, उसके बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा पे भी करता है, तो यहाँ पे 1728 के अंदर ये खिराज देना स्वीकार कर लेते हैं। राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कब होता है? अब ये तो किया था किस लिए? धन वसूलने के लिए। राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप बूंदी से होता है, 22 अप्रैल 1734 की बात है। मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। अब ये पूरी कहानी भैया पहली बार यदि देख रहे हो क्लास तो कक्षा 10 की किताब के अंदर पूरा उत्तराधिकारी संघर्ष समझाया है। दलेल सिंह की भूमिका, बुद्ध सिंह की भूमिका, सब कुछ समझाया है। ठीक है, बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष, जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष और जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, तीनों बहुत डिटेल में पढ़े, इसलिए यहां पे मैं डिटेल में जाकर इस क्लास को लेंदी नहीं करूंगा। ठीक है, यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे और उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय किया। यहाँ के शासकों को लगा क्या भाई आज बूंदी का नंबर है, कल अपना भी तो हो सकता है ना। आज ये यहाँ पे भाई हस्तक्षेप करके और यहाँ पे जो है उत्तराधिकारी चेंज कर रहे हैं तो कल अपना नंबर भी लग सकता है। तो यहाँ पे इनको जो है राजस्थान के शासकों को लगा कि अब अपने को जो है एक नीति बना देनी चाहिए और आप लोगों को जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हुडा सम्मेलन, हुडा कॉन्फ्रेंस, हुडा सम्मेलन कहाँ हुआ? भीलवाड़ा के अंदर। बार बार अपन पढ़ते हैं इस चीज को, यानी कि बार बार पूछने की संभावना है। 17 जुलाई 1734 इसकी डेट है, ये याद रखनी है आपको। मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत राजाओं ने ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया। अब ये अपने को पता ही है, ठीक है, ये अपने को पता है। सवाई जय सिंह ने बुलाया था और जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की थी, ये भी ध्यान रखें। तिथि कौन सी है? 17 जुलाई 1734। कौन सी तिथि है? 17 जुलाई 1734। स्थान हुडा जो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, भाग लेने वाले कौन थे? जयपुर के सवाई जय सिंह, इन्होंने बुलाया था ये। जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बखत सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन साल और इसके अलावा शासक आप लोगों को बता चुका हूं मैं कक्षा 10 में। ठीक है, ये एक तरीके से रिवीजन है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ हुड्डा सम्मेलन के अंदर एक अहदनामा तैयार करते हैं जिसे बोलते हैं समझौता पत्र, और उसकी विफलता भी होती है। ये सब वर्षा ऋतु में रामपुरा गांव के अंदर एकत्रित होने की और जो है एक दूसरे की रक्षा करने की और ऐसे जो है वादे करते हैं, लेकिन सारे के सारे राजा हैं, कोई किसी के साथ मतलब अधीन नहीं आना चाहता, इसलिए ये विफल होता है एक तरीके से। सभी राजपूत शासक एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। इसके अंदर सत्य क्या थी समझौते के अंदर? अहदनामा कहते हैं इसको। एक का शत्रु एवं मित्र दूसरे का शत्रु और मित्र होगा। मेरा दुश्मन है तो वो दूसरे का भी दुश्मन होगा, मेरा दोस्त है तो वो उसका भी दोस्त होगा। ठीक है, म्यूचुअल एक तरीके से। कोई भी नई योजना सभी शासक मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी शासक पुनः एकत्र होंगे। रामपुरा के अंदर ही बात करें तो मतलब एक तरीके से रामपुरा जगह फिक्स की कि यहाँ पे एकत्रित होंगे वापस अगली बार बात करने के लिए, बस कोई आई कुछ। ठीक है, हुड्डा सम्मेलन के अंदर यह अहदनामा तैयार किया गया था।
विफलता का कारण क्या था? ये सभी शर्तें केवल कागज तक ही सीमित होकर रह गई, किसी भी शासक ने इसकी कोई पालना नहीं की। क्यों क्यों नहीं की? राजे थे भाई, राजे रजवाड़े, ऐसे ही किसी की बात थोड़ी मान लेंगे डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट मान ले तो राजे रजवाड़े कैसे? तो इसलिए यहाँ पे जो है किसी ने पालना नहीं की, ये हो गया हुड्डा सम्मेलन पूरी तरीके से विफल। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, देखिए राजपूत शासकों में एकता का अभाव और मराठा प्रभुत्व। जब अपने अंदर एकता नहीं होगी तो दूसरा फायदा उठाएगा, ये बात जो है इतिहास से चली आ रही है। देखिए राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज और परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें आपसी एकता का पूर्ण अभाव था। सवाई जयसिंह की क्या भूमिका थी? आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता एवं निर्णयों की अस्पष्टता, इसने अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध बनाई गई नीति को पूरी तरह असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व लगातार बढ़ता चला गया। मतलब सवाई जय सिंह ही क्या, बाकी सारे भी तो उदासीन ही थे, कोई ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा नहीं था, क्योंकि सबको ऐसे लगा था अभी तक हमारे यहाँ हस्तक्षेप थोड़ी किया है तो हम ज्यादा क्यों इंटरेस्ट लें। ठीक है। माता राधाबाई की तीर्थ यात्रा 1735 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, पूछ सकते हैं कि इनको यात्रा पे क्यों भेजा और किसने भेजा। तो पेशवा बाजीराव ने राजस्थान की राजनीतिक स्थिति और राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान तीर्थ यात्रा पे भेजा। तीर्थ यात्रा पे भेजा तो राधाबाई अकेली तो नहीं आएगी, कोई ना कोई सैनिक भी आएंगे, कोई ना कोई विश्वास पात्र भी आएंगे, एक आधा कोई कूटनीतिज्ञ आएगा जो बहुत सारी चीजें देखने के लिए। तो इनकी यात्रा एक तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण से की गई थी कि वहां की स्थिति पता चल सके। ठीक है, पेशवा बाजीराव इतना दिमाग वाला था। चौथ वसूली, देखिए अपनी माता के सम्मान सहित सब कुछ लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष स्वयं राजस्थान के दौरे पर आए और उन्होंने यहां से चौथ वसूली कर दी, चौथ वसूली शुरू की। चौथ और सरदेशमुखी दो तरह के कर लेते थे मराठे। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी। अब यहाँ पे राधाबाई जो है सकुशल आ गई कि हाँ वहां पे तो भैया कोई किसी तरह की कोई एक परेशान करने वाले नहीं है, तो फिर पेशवा बाजीराव खुद आते हैं फिर, और आए तो टैक्स वसूल के चले गए। लो स्क्रीनशॉट। तो देखो भाई साहब, जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। अब 1708 के अंदर, 1708 में क्या होता है, एक देवारी समझौता होता है, आप सभी को पता है। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, एक विवाह हो जाता है सवाई जयसिंह का, कहां पे, जोधपुर के अंदर। फिर एक से पुत्र उत्पन्न होता है ईश्वरी सिंह, एक से होता है माधव सिंह, फिर उत्तराधिकारी संघर्ष के बीच हो जाते हैं यहीं से। संघर्ष की शुरुआत देखो 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद शर्त के अनुसार चंद्रकुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दे दी। भाई ईश्वर सिंह को चुनौती दे दी। माधो सिंह ने कहा कि शर्त के अनुसार तो शासक मैं बनना चाहूंगा, मेरे साथ मेरे मामा है, मामा मेवाड़ के महाराणा। ठीक है, और इसी परिस्थिति का लाभ उठा के मराठों का हस्तक्षेप होता है। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया, और ईश्वरी सिंह जो थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य राजमहल का युद्ध होता है पहले, फिर बगरू का युद्ध होता है। राजमहल का युद्ध होता है 1747 के अंदर, और बगरू का युद्ध होता है 1748। ठीक है, डिटेल में पढ़ा चुका हूं इसकी। ठीक है ना, और ये कर देना। और देखिए परिणाम और शहादत, अपने सेनापति हरगोविंद नाटानी की कुटिलता, इन्होंने विश्वासघात किया, इसके कारण अंततः ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी, और इसके बाद माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बनता है। ठीक है, अब ईश्वरी सिंह के साथ ऐसा हुआ कि युद्ध जीते तो भी टैक्स देना है और युद्ध हारे तो हरजाना देना है, और बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था ईश्वरी सिंह मराठों से, और बाद में खुद की बनाई हुई ईसर लाल, जिसे सरगासुली भी कहते हैं, वहां से कूद के 1750 के अंदर आत्महत्या कर ली। ये सारी चीजें डिटेल में बता रखी है मैंने, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि जो पहली बार देख रहे हैं क्लास, तो वो कक्षा 10 की क्लास से पहले देखें, क्योंकि उसके अंदर बहुत डिटेल से ये चीजें पढ़ी है, ये चीजें बहुत डिटेल से अपन उसके अंदर पढ़े हैं। यहाँ पे एक तरीके से रिवीजन चल रहा है, और है वैसे कक्षा 8 की किताब में इतना ही दे रखा है। जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, देखिए जयपुर की भांति जोधपुर में भी राम सिंह और भगत सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हुआ। यहाँ पे मराठों की क्या भूमिका थी, दोनों ही पक्ष मराठा सहायता प्राप्त करने के प्रयास में जुट गए, जिससे मारवाड़ में पेशवा, सिंधिया और होलकर का हस्तक्षेप बढ़ गया। मतलब मराठों को अपन ने ही बुलाए हैं, क्या आप आइए हस्तक्षेप कीजिए, हमें राजा बना दीजिए, इसको कूटे, इसको कूटो और हमें राजा बना दो बस। अब इसको कूटा है तो अगला नंबर अपना, अपने को भी कूटेंगे।
क्योंकि अपन पैसे कब तक देंगे, पैसे नहीं देंगे तो अपन को भी कूटा जाएगा। तो वही चीज है, यही हुआ। मारवाड़ का विभाजन, अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग दिया मिल गया, जिससे मारवाड़ का विभाजन हो गया। ठीक है, आधा भाग मारवाड़ का राम सिंह को, आधा भगत सिंह को दे दिया। फिर देखिए, इस संघर्ष के कारण मारवाड़ की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बर्बाद हो गई, व्यापार नष्ट हो गया, कृषि बर्बाद हो गई, मराठों की धन की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, क्योंकि वे कोई समझौता करने पर सहमति नहीं होते थे। वो समझौता करना ही नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य यही था, जितना हो सके धन लूटो। ठीक है, जितना हो सके धन लूटो। मराठों का देखो दो उद्देश्य था, मुगलों को बराबर कूटो और बाकी जगह से धन को लूटो, ये था। तो ज्यादातर जैसे कई आक्रमण किए राजस्थान के अंदर, तो ये चौथ कर, सरदेशमुखी कर, ये सब इस उद्देश्य से ही किए गए हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मेवाड़ में उत्तराधिकार चक्र देखिए। शासक की मृत्यु 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से अरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बिठाया गया। राज सिंह के बाद में अरि सिंह को बिठाया। दो दावेदार थे यहाँ पे भी। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ की गद्दी के भी दो दावेदार खड़े हो गए, एक हरि सिंह और एक दूसरा रतन सिंह। ठीक है, एक तो हरि सिंह, दूसरा रतन सिंह। यहाँ पे भी मराठों का दखल होता है। दोनों पक्षों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ में गृह युद्ध की स्थिति बन गई और मराठों का हस्तक्षेप होना शुरू हो गया। ठीक है, ये मेवाड़ की स्थिति, यानी सभी जगह यही स्थिति हो रही थी। और इस स्थिति के जिम्मेदार कहीं ना कहीं अपन खुद ही थे, यानी कि अपन ने ही इनको इनवाइट किया था कि आइए और हमारे इन झगड़ों में इंटरेस्ट लीजिए। ये आपसी विवाद थे, खुद भी सुलझाए जा सकते थे, लेकिन अपन ने बुलाया किनको? मराठों को। दो बिल्लियों का रोटी को लेकर झगड़ा हो रहा था, बंदर को बुलाया न्याय के लिए, बंदर पूरी रोटी खा गया, वही बात होगी। उत्तराधिकार संघर्षों का अंतिम दुष्परिणाम देखिए, राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता रहा। पहले यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए और विकास पूरी तरीके से रुक गया। अंग्रेजों के आगमन की पृष्ठभूमि बन जाती है भैया। फिर देखो, अब मराठों से हो गए अपन परेशान। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों और प्रजा में गहरे स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। इस विकट स्थिति के कारण राजस्थान की रियासतों का झुकाव अंग्रेजों से संधियों करने की तरफ हो गया। अब अंग्रेज आए, चार्ल्स मैडगॉफ आया, वेलेस्ली आया, तो क्या भाई साहब हम हमसे संधिया कीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप जो है सिर्फ आपको तो कुछ नहीं करना, सेना का खर्चा उठा लेना, हम सुरक्षा करेंगे आपकी। तो राजा जी कह हाँ आ बात ठीक है कि मैं परेशान हूं बड़ा, तो दूसरा कोई कंधा देने वाला मिले तो अपन उसके कंधे पे सर रख के रो देते हैं, वो वाली चीज हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, अंग्रेज आए, अंग्रेज और भी बुरे। देखो, राजपूत शासकों का और अंग्रेजों सरकार के मध्य संधिया होती है। अंग्रेजों की मंशा क्या थी? अंग्रेज अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हो गए। ठीक है, चित्र देखते रहना। संधियों की शुरुआत, इसके परिणाम स्वरूप 1817-1818 में राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकारों से संधियां करनी शुरू कर दी। सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने संधि कर दी। ठीक है, भरतपुर राज्य ने संधि की सर्वप्रथम। देखो, भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की। कंपनी का संरक्षण मिला। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर राजस्थान के अन्य सभी राज्यों ने ब्रिटिश कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। जो सिरोही है वो सबसे लास्ट में संधि करता है 1823 के अंदर। ठीक है, सिरोही की संधि कब होती है? 1823। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकती थी और अंततः 1823 में सिरोही राज्य के साथ भी संधि कर दी गई। और परिणाम क्या हुआ कि इस प्रकार बहुत ही कम समय में संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के अधीन आ गया था, अंग्रेजों की संरक्षण के अधीन आ गया था। ठीक है, अंग्रेजों का पूर्ण संरक्षण इनको मिलने लग गया था। तो ये क्रम देख लो कि इस तरीके से संधिया की है। चले आगे बढ़े। अंग्रेजों के साथ हुई संधियों के दुष्परिणाम देखिए। अब शासकों की आर्थिक बदहाली। संधियों के तहत अंग्रेजों को दिए जाने वाले भारी खिराज के कारण देशी शासकों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब हो गई। अब मराठे आते थे तो चौथ और दे सरदेशमुखी वसूलते थे, या कोई युद्ध कर दिया तो हरजाना वसूलते थे। अब ये यहाँ पे तो भैया जितना होता था सब ले लेते थे, खिराज लेते थे, अकाल पड़ता तो भी दुगुना लगान वसूल देना पड़ेगा। पिक्चर देखिए आप लोगों ने, वही चीजें थी। आंतरिक मामलों में दखल बढ़ गया। अंग्रेजों को राजस्थान के शासकों के आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में खुलकर हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया।
अंग्रेजों ने शासकों पर दबाव डालकर सामंतों के विशेषाधिकार तथा उनकी पारंपरिक शक्ति को नष्ट करवा दिया, जिससे सामंतों की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंची। ठीक है, और क्या हुआ, स्थानीय उद्योगों का विनाश हो गया, स्वदेशी व्यापार, स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प पूरी तरीके से नष्ट होने लगा। अंग्रेज चाहते भी ये कि यहाँ का, जैसे यहाँ का कोई उत्पाद भी है, हस्तशिल्प भी है, तो ये सारा माल भेज देते थे अपने देश, और अपने देश में बना हुआ माल यहाँ पे लाके खपत करवाना चाहते थे। यहाँ के उद्योग धंधे पूरी तरीके से चौपट हो रहे थे, क्योंकि न तो उनको मेहनताना मिल रहा था और न ढंग से उत्पाद हो पा रहा था। ईसाई मिशनरियों का प्रवेश कर गया राजस्थान में, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ, और जो है ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्म जो अपने पैर पसारते जा रहा था, यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ गया था। ये सब दुष्परिणाम हुए संधियों के। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता, निष्कर्ष ये निकलता है कि 1857 की क्रांति होती है, आधार बन जाता है किस चीज का, 1857 की क्रांति का। देखिए अंग्रेजों की इन दमनकारी आर्थिक, शोषक और धार्मिक नीतियों के कारण राजस्थान की जनसाधारण और सामंतों में अंग्रेजों के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न होता है, और जनता का यही संचित असंतोष आगे चलकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या होता है 1857 का संग्राम, जो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। ये है 8वीं का पहला चैप्टर। मैं समझ गए हो ना, इसमें छोटे छोटे चैप्टर है। हाँ, 1857 की क्रांति वाला जो है वो थोड़ा बड़ा है, फिर वो बड़ा है। एकीकरण वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से इसमें दे रखा है, ये देखो एकीकरण वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से दिया है, तो आपको एकीकरण वापस पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन ये है छोटे छोटे चैप्टर। यदि 1857 की क्रांति भी देखे तो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि अपन को लगे कि हाँ भाई बहुत बड़ा है। ये भी आधे पौने घंटे का ही चैप्टर है, और ये तो 20-22 मिनट का ही चैप्टर था। अब ये हो गया पूरा। अब 1 मिलियन करो फटाफट, अपने जो है सदस्य संख्या 1 मिलियन हो जानी चाहिए परिवार की। उसके बाद में कल करते हैं आप लोगों के लिए धमाकेदार जो है अनाउंसमेंट, बढ़िया सी। ठीक है, कुछ लाभ आप लोगों को और दे देते हैं, जितना हो सकता है हमसे उतना पॉसिबल करते हैं। ठीक है, कल धमाकेदार कुछ आप लोगों के लिए काम करते हैं। 1 मिलियन हो रहा है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। ठीक है, चलिए भैया, तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।